लोकसभा की सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया ऐतिहासिक संविधान 131वां संशोधन विधेयक संसद में धूल खा गया। 21 घंटे की तीखी बहस के बाद जब वोटिंग हुई तो 528 सदस्यों में से सिर्फ 298 ने पक्ष में वोट डाला, जबकि 230 ने विपक्ष में। 2/3 बहुमत यानी 392 वोट का लक्ष्य चूक गया। महज 54 वोटों से 12 साल बाद पहली बार बीजेपी को एक महत्वपूर्ण विधेयक पास करने में असफलता का सामना करना पड़ा। क्या यह बीजेपी की हार है या कांग्रेस की जीत? क्या बीजेपी चुनावी मैदान में इस हार को भारी जीत में बदल देगी या कांग्रेस फिर संविधान बचाओ के नारे के साथ में राजनीतिक फतह हासिल करेगी? और इससे आपको क्या फायदा होने वाला है और आज की नारी को इससे क्या फायदा होने वाला है, यह तो आने वाला समय फैसला करेगा। लेकिन एक बात साफ है, राजनीति के रोमांच का अध्याय अभी बाकी है। लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि परिसीमन 2026 है क्या। भारत की लोकसभा में डिलिमिटेशन बिल 2026 एक महत्वपूर्ण विधेयक है और चर्चित विधेयक था। इसे अप्रैल 2026 में संसद के विशेष सत्र में पेश किया गया। यह बिल लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा सीटों को बढ़ाने के और उनकी सीमाओं को नए सिरे से तय करने और महिलाओं को 33% आरक्षण लागू किए से जुड़ा हुआ था। आसान भाषा में समझे तो परिसीमन का मतलब है कि जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों यानी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं और सीटों का बंटवारा फिर से तय करना, ताकि हर सांसद या विधायक लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व कर सके। भारत का संविधान अनुच्छेद 82 और 170 कहता है कि हर जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्समायोजन होना चाहिए। इसका उद्देश्य लोकतंत्र में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। अगर किसी राज्य की आबादी तेजी से बढ़ती है तो उसकी ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए ताकि एक सांसद पर बोझ कम हो। भारत में अब तक 4 बार परिसीमन हो चुका है। 1992, 1963, 1973, 2002 और 1976 में 42वें संशोधन के जरिए सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना पर फ्रीज कर दिया गया। इसका मकसद जनगणना नियंत्रण को बढ़ावा देना था ताकि दक्षिण के राज्यों को इसकी सजा न मिले। 2001 में 84वें संशोधन से यह फ्रीज 2026 तक बढ़ा दिया गया। अब 2026 के बाद नया परिसीमन होना था, लेकिन सरकार इसे पहले लागू करने के लिए बिल लाई है। डिलिमिटेशन बिल 2026 की जो मुख्य बातें हैं वह अप्रैल 2026 में सरकार के 3 बिल पेश किए। पहला, लोकसभा में सीटें 543 से बढ़ा करके 850 करने का प्रस्ताव, राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित के लिए 35 सीटें, और इसी हिसाब से विधानसभा सीटों में 50% बढ़ाया जाएगा। सेकेंड, डिलिमिटेशन 2026 में नया परिसीमन आयोग गठित करने का प्रावधान था। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा व पूर्व जज करते। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त सदस्य होते। हर राज्य से 5 सांसद, 5 विधायक सलाहकार के रूप में शामिल होंगे, लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता। केंद्र शासित प्रदेश में भी यह बिल संशोधन आने वाला था, इसके संबंधित पेश किया जाने वाला था, लेकिन जो सरकार का फार्मूला था कि सभी राज्यों की सीटें को लगभग उसमें 50% की बढ़ोतरी करना और उसी समानुपात में करना, इससे कि राज्य की जो मौजूदा सीटें हैं वो घटेंगी नहीं बल्कि बढ़ जाएंगी। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 80 सीटों को बढ़ा करके 120 हो सकता है। दक्षिण के राज्यों में भी इसका फायदा होने वाला था। सरकार का दावा यह था कि दक्षिण भारत के सांसदों की संख्या 129 से बढ़ा करके 195 होती, और ये जो परिसीमन होता वह 2011 की जनगणना के आधार पर होता। अब सारा पेज यही फंस जाता है। बताऊंगा आपको कैसे ये पेज फंसा था। और इसे 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले महिला आरक्षण भी लागू हो सकता था। आयोग नए क्षेत्रों की सीमाएं तय करता, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटें करता,
महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिटेंशन के आधार पर आरक्षित करना था। 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण देता है, लेकिन यह परिसीमन लागू होने के बाद होता है। बिना सीटें बढ़ाए आरक्षण लागू करना मुश्किल था, क्योंकि मौजूदा 543 सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने पर पुरुष सांसदों की सीटें प्रभावित हो सकती थी। ध्यान दीजिए, नेता लोगों की असली चाल यहीं पर है। इसीलिए वे सीट बढ़ा करके आरक्षण बिना किसी सीट घटाए लागू करने का प्लान था। सरकार चाहती थी कि 2029 के चुनाव से यह लागू हो जाए। जब यह कहानी इतनी सपाट है तो कहानी में पेच कहां फंसा हुआ है। यह बिल राजनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील है। विपक्ष खास तौर पे दक्षिण दल के डीएमके और कांग्रेस आदि का कहना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे उत्तरी राज्यों की आबादी ज्यादा है, इसलिए उनकी सीटें में बढ़त मिलेगी। सत्ता का संतुलन उत्तर की ओर झुक जाएगा और दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्रा, जिन्होंने की परिवार नियोजन में अच्छा काम किया था, उन्होंने अपनी जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल किया। अगर 2011 की जनगणना के परिसीमन पर हुआ तो उनका प्रतिनिधित्व अनुपात में कम हो जाएगा, क्योंकि 2011 की जनगणना नई जनगणना 2021 में जो शुरू होने वाली है, तो फिर इसका इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि क्या इससे भारत के संघीय ढांचे को कमजोर नहीं करता है? उत्तर दक्षिण विभाजन को यह बढ़ा नहीं सकता है? लेकिन इसे बीजेपी के धुरंधर जवाब देते हैं कि इससे किसी भी राज्य को कोई भी नुकसान नहीं होगा, सभी राज्यों को समान प्रतिशत में बढ़ोतरी मिलेगी, इसलिए अनुपात बराबर रहता है। दक्षिण के सभी राज्यों को इससे फायदा होगा। अमित शाह का कहना है कि दक्षिण के सांसदों की संख्या बढ़ेगी और परिसीमन का मकसद समान प्रतिनिधित्व और महिला सशक्तिकरण है। इससे क्या नुकसान हो सकता है, यह भी आप सुनिए। संसद भवन सुविधाओं के विस्तार से जो कि खर्च बढ़ेगा और भारत इस समय सहने के मूड में नहीं है। राजनीतिक गणित बदल सकता है, कुछ दलों को यह प्रभाव घट सकता है, कुछ दलों का प्रभाव बढ़ सकता है। अगर अनुपात बिगड़ता है तो क्षेत्रीय असंतोष बढ़ सकता है और संघीय ढांचे पर जबरदस्त प्रहार करता है। चुनावी क्षेत्रों में नई सीमाएं तय करने में विवाद और कोर्ट केस हो सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग यह भी जान लीजिए कि हमाम में समी नरेंगे है। बस मैं आपको महिला आरक्षण बिल की टाइमलाइन को आपको जब सुनाता हूं तो आप सब जान जाएंगे। पहली बार जब 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, वह इस सरकार को बिल्कुल लेकर आती है, लेकिन सरकार को समर्थन करने वाली कई पार्टियां ही इसका विरोध करने लगती हैं, तो फिर इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है। इसके 2 साल बाद फिर 1998 में 13 जुलाई को अटल जी की एनडीए सरकार लोकसभा में इस बिल को पेश करती है, लेकिन लालू यादव के राजद के एक सांसद सुरदेंद्र प्रसाद यादव ने इस बिल की कॉपी को ही फाड़ देते हैं। फिर इसके बाद कोशिश की जाती है 14 जुलाई को, लेकिन हंगामा होता है, विरोध के बाद यह पेश नहीं होती है। फिर इसके बाद कोशिश की जाती है 11 दिसंबर को लोकसभा में यह बिल पेश किया जाता है, लेकिन सपा के सांसद दारोगा प्रसाद सरोज स्पीकर के पोडियम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कोशिशें जारी रहती है और इसके बाद इसको फिर पेश किया जाता है 23 दिसंबर को, लेकिन जेडीयू इसका विरोध करती है, यह बिल पारित नहीं हो पाता है। और इसके पीछे का एक खास कारण आप लोग जानते हैं, क्योंकि यह जितने भी लोग हैं, इसका जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वह सपा हो, राजद हो, जेडीयू हो, यह पार्टियां मुसलमानों की हितैषी हैं। उनको लगता है कि यह बिल जब पास हो जाएगा तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। मुसलमानों को लगता है कि उनकी पूरी सत्ता को चुनौती दी जा रही है। आप इतिहास में झांक कर दे सकते हैं। फिर कोशिश होती है एक बार फिर अटल सरकार द्वारा 2000 में पेश करने की यह कोशिश होती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। 2002 में फिर अटल सरकार कोशिश करती है, फिर भी सफलता नहीं मिलती है। 2003 में जुलाई में बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी सर्वदलीय बैठक में आम सहमति बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश असफल हो जाती है। 2008 में मनमोहन सरकार 6 मई को राज्यसभा में यह विधेयक को पेश करते हैं। खूब हंगामा होता है और हंगामा करने वाले कौन लोग होते हैं? बीजेपी के लोग होते हैं। फिर इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाता है। इसके 2 साल बाद ठीक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा के विधेयक पेश किया जाता है और 2/3 बहुमत से यह पारित हो जाता है। अब लगता है कि यह बिल पास हो जाएगा, लेकिन लोकसभा में यह बिल पास नहीं होता है और इस बिल की कहानी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन समय आता है 2023 का, जब मोदी सरकार इसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में बिल को संसद में पेश करती है। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पारित हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून बनता है। लेकिन आज 2026 में इसको पारित करने की जब बारी आती है तो मात्र 54 वोटों से
यह पारित नहीं हो पाता है। पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब कांग्रेस ने कोशिश की तब बीजेपी ने हाथ खींच लिया, और जब बीजेपी कोशिश कर रही है तो कांग्रेस ने हाथ खींच लिया। मुसलमानों के हितैषी दलों के बारे में तो क्या कहा जाए, लेकिन बीजेपी महिला आरक्षण के आड़ में एक जीत का फार्मूला तय करना चाहते थे और वह फार्मूला फेल हो जाता है। या क्या समझा जाए कि बीजेपी अपने मकसद में हार गई या बीजेपी अपने मकसद में जीत गई है। जब प्रधानमंत्री 8:30 बजे कल आते हैं तो देश के नाम संबोधन करते हैं, तो इस संबोधन में मात्र और मात्र एक ही ध्येय होता है, कांग्रेस निंदा का। प्रधानमंत्री मोदी उनकी निंदा में कुछ बातें तो गजब की कही है। पहला तो उनका यह कहना है कि कांग्रेस ने महिलाओं के सपनों को कुचल दिया, और उसी खुशी में उन्होंने मेज को थपथपाई। इसमें केवल कांग्रेस ही नहीं थी, डीएमके भी थी, टीएमसी भी थी, सपा भी थी। सबने मिलकर महिलाओं के अधिकारों को छीन लिया। पार्टीवादी पार्टियां तो डर गई हैं और कुतर्कों की तो बहार ला दी है। विपक्षी सोचता है कि उसको उसकी सजा नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी जरूर मिलेगी, बराबर मिलेगी। प्रधानमंत्री का कहना है कि हम हारे नहीं है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब इसके बाद कांग्रेस चुप बैठने वाली है? कांग्रेस संविधान की हत्या का ऐसा नाटक रचने वाली है कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि संविधान को सफल बनाया जा रहा था कि संविधान की हत्या की जा रही थी। पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने शतरंज की विषाद की चालें चलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी इसमें आपको क्या फायदा। 850 सीटें बढ़ेंगी, उसमें नेता लोग बढ़ेंगे। नेता वही होता है जिसके पास धन होता है, जिसके पास जन होता है और बाहुबली होता है। आम आदमी को इससे फायदा क्या? क्या उससे उसकी महंगाई कम हो जाएगी? क्या उसके बच्चों की फीस जमा हो जाएगी? क्या उसके स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में लोग ख्याल करना चालू कर देंगे या रोजगार की बाढ़ ला देंगे? यह तो चुनाव का समय चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव के बीच में अचानक इस प्रकार से संसद की बैठक बुलाया जाना, क्या लोगों पर मानसिक दबाव नहीं डाला जा रहा है? सरकार जानती है कि हम हार जाएंगे। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि हम बीजेपी के महिला सांसदों को बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस का विरोध करते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि वह जानती थी, इसलिए वह बैनर पोस्टर पहले से ही रेडी था। कांग्रेस के तो मजे हो गए हैं, बैठे बिठाए एक शानदार मुद्दा मिल गया है, लेकिन यह लड़ाई सो कॉल्ड वैचारिक मुद्दों पर चालू हो जाएगी। क्या इससे महिलाओं के जीवन में होने वाली समस्याएं दूर हो जाएंगी? आने वाले वक्त में महिलाओं के लिए राम राज्य हो जाएगा? रेप रुक जाएगा? अत्याचार रुक जाएगा? जिसको चुना जाता है वह ऑफिस तक भी नहीं पहुंच पाता है, जब भी पहुंचते हैं तो उसके पति पहुंचते हैं। तो कौन से अधिकार देने की बात की जा रही है? आम जनता को इससे क्या फायदा हो रहा है? इससे मात्र और मात्र पक्ष और विपक्ष को फायदा हो रहा है। पक्ष इस विधेयक को न पास कराने का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ेगा और विपक्ष पक्ष पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाए। चुनाव खत्म होने से पहले तक यह तू में चलती रहेगी। उसके बाद नेता अपने घरों में चले जाएंगे, मगन हो जाएंगे। विकास लोगों के इर्द गिर्द पागल बनकर के घूमता रहेगा। धन्यवाद।